चलिए, हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस एंड होम एजुकेशन पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। स्वागत करता हूँ साथियों आज के नए सेशन में। आज के नया सेशन लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की दृष्टिकोण से। मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन शामिल होने वाले हैं उन सबके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अध्याय 2 है सर, राज्य एवं राष्ट्र की आय। कक्षा 10 का अध्याय 2 है और शास्त्र का दूसरा अध्याय है राज्य एवं राष्ट्र की आय। 3 नंबर लेक्चर होने वाला है। आज ये लेक्चर बहुत खास होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय लगाने का बाबू, भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या है बाबू, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और सर्वप्रथम किसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, इन सारी बातों को हम लोग आज के इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम आपको आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिए ताकि पूरा आपको समझ में आए। चलिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, यानी कि आजादी के पहले जब हम गुलाम भारत में रहते थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रवक्त नहीं थी, मतलब कोई विशेष व्यवस्था नहीं था। यानी कि आजादी से पहले भी भारत में राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था। राष्ट्रीय आय का गणना लगाने के लिए कोनो खास प्रबंध नहीं किया गया था। भारत में सबसे पहले सन 1868 में, कौन बाबू, सन 1868 में दादा भाई नेहरू जी, किसने भाई, दादा भाई नेहरू जी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नेहरू जी ने बाबू सर्वप्रथम 1868 में भारत में सर्वप्रथम बाबू दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1868 ईस्वी में क्या किया गया था, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनके पुस्तक का नाम है बाबू पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बतलाया था। यानी कि एक किताब लिखे थे 1868 में, जब उन्होंने पता लगाया भारत का राष्ट्रीय आय का पता लगाया तो वो क्या किए, एक किताब लिखे जिस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वह एक किताब लिखे और उस किताब में उन्होंने सर्वप्रथम बताया था 1868 में कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है, भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है मेरे भाई, 20 रुपया है। कितना है भारत का प्रति व्यक्ति आय, कितना है बाबू, 20 रुपया है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सर्वप्रथम भारत का प्रति व्यक्ति आय का पता लगाएगा तो उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 20 रुपया हो, 20 रुपया, कोई रुपया, 20 रुपया। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया गया था भाई, तो किया गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया था, 1868 में। कब किया गया था मेरे भाई, 1868 में किया गया था। चलिए, कितना रुपया बताया गया था बाबू, 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 20 रुपया था। किसमें लिखा गया था, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा गया था। चलिए, कह रहा है कि इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वी के आर वी राव के द्वारा 1925 से 29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। यानी कि देखिए, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा भी भारत में बहुत सारे अर्थशास्त्री आए, जैसे उन्हीं में से थे एक प्रमुख अर्थशास्त्री जिनका नाम था डॉक्टर वी के आर वी राव। इन्होंने 1925 से लेकर के 1929 के बीच इन्होंने क्या किया था, भारत का राष्ट्रीय आय निकाला था। जो यह आंकड़ा जो था बाबू सबसे ज्यादा क्या हुआ, प्रचलित हुआ। आगे कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, कब मेरे भाई, कहाँ चला गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर
पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। यानी कि जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1847 से हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय में बाबू सन 1847 के 2 साल बाद मेरे भाई सन 1949 में जो बाबू प्रोफेसर एक प्रमुख और शास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इनके अध्यक्षता में भारत में राष्ट्रीय आय समिति का क्या किया गया मेरे भाई, गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया मेरे भाई, तो 1949 में। किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। कब, तो 1949 में। जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था बाबू, देखिए राष्ट्रीय आय समिति का क्या उद्देश्य था, तो भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में क्या लगाना था बाबू, अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में, यानी कि राष्ट्रीय आय समिति, कौन समिति बाबू, राष्ट्रीय आय समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि सर्वप्रथम 1951 में राष्ट्रीय आय समिति जो है मेरे भाई अप्रैल 1951 में क्या किया, अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इसमें उन्होंने बताया कि सन 1948 से 49 में, सन 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपये बताई गई। यानी कि राष्ट्रीय आय समिति सर्वप्रथम क्या किया, अपना जब पहली बार रिपोर्ट प्रस्तुत किया उस समय उसमें बताया गया कि 1948 से लेकर के 49 के बीच में जो है मेरे भाई देश की कुल जो राष्ट्रीय आय है वो कितना है, 8,650 रुपया। कितना है, 8,650 करोड़ रुपये बताई गई थी, तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये बताई गई। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार मेरे भाई राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की गठन की गई और राष्ट्रीय आय समिति ने सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में क्या किया, अपना एगो प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया गया 1951 में कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो 8,650 करोड़ रुपये बताई गई, जबकि भारत का उस समय प्रति व्यक्ति आय बताया गया 246.9 रुपया। कई रुपया मेरे भाई, 246.9 रुपया बताया गया। आगे ये आगे कह रहा है कि सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए, सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्या है मेरे भाई, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, कौन मेरे भाई, सीएसओ की क्या की स्थापना की। क्या किया मेरे भाई, सीएसओ की स्थापना की। सन 1954 के बाद क्या किया, राष्ट्रीय आय के आकलन करने का संकलन करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को क्या किया मेरे भाई, स्थापना किया। अब आइए देखते हैं ये क्या होता है, सीएसओ कार्य क्या होता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। यानी कि यह जो संस्था है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे भाई क्या करता है, नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को क्या करता है मेरे भाई, प्रकाशित करता है। और राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का क्या करता है, विशेष योगदान होता है। यानी कि हमारे देश के अर्थव्यवस्था में जो तीनों क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है जो मेरे भाई राष्ट्रीय आय की गणना में क्या करते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। यह आंकड़ा कौन देता है, तो यह देता है सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, स्थापना कब हुआ, 1954 के बाद। अब पढ़ना है प्रति व्यक्ति आय। क्या पढ़ना है मेरे भाई, प्रति व्यक्ति आय पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। क्या है मेरे भाई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को हमें पढ़ना है। आइए प्रति व्यक्ति आय को हम पढ़ते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय में कह रहा है परिभाषा प्रति व्यक्ति आय का, देखिएगा किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखिए कोई देश है सर, उस देश का जो राष्ट्रीय आय है, उस देश की कुल राष्ट्रीय आय है और उस देश की कुल राष्ट्रीय आय से और उस देश में जितना जनसंख्या रह रहा है उस जनसंख्या से हम भाग देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है वही हम क्या कहलाता है बाबू, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जैसे कि अगर सूत्र देखें, प्रति व्यक्ति आय बराबर मेरे भाई
कुल राष्ट्रीय आय भगे कुल जनसंख्या यानी कि किसी देश में जो बाबू राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय निकाला जाए तो कुल राष्ट्रीय आय होगा, उसमें हम भाग किससे दे देंगे, वो देश में जितना जनसंख्या रह रहा है उसमें क्या कर देंगे मेरे भाई, भाग दे देंगे। आगे थोड़ा ये उदाहरण के तौर पे हम देखें तो उदाहरण कह रहा है यदि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, चलिए जी गिन लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कह रहा है कि यदि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय 10 लाख है, कितना है मेरे भाई, यदि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना है मेरे भाई 10 लाख है और जनसंख्या कितना है मेरे भाई 100 है, क्या है मेरे भाई, जनसंख्या कितना है मेरे भाई 100 है, जनसंख्या कितना है 100 है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर 10 लाख भगे 100 से हम गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो ई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 2 3 4। अब हमारा राष्ट्रीय आय कितना होगा मेरे भाई, प्रति व्यक्ति आय होगा 10,000, प्रति व्यक्ति आय कितना होगा मेरे भाई 10,000 होगा, प्रति व्यक्ति आय कितना होगा मेरे भाई 10,000 होगा, प्रति व्यक्ति आय कितना होगा 10,000 होगा। ठीक है, आगे आइए, अर्थात उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितना है मेरे भाई 10,000 रुपया, अर्थात उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितना है मेरे भाई, तो 10,000 है, कितना है 10,000। आया समझ में, समझे क्या, समझे मेरे भाई, समझ में आया क्या आपको, बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल आया, बिल्कुल समझ में आया, चलिए समझ में आया क्या प्रति व्यक्ति, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। चलिए अगला कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है, भारत का राष्ट्रीय आय क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। भारत का राष्ट्रीय आय क्या है मेरे भाई, बहुत कम है, तथा भारत का प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, बहुत कम है, बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि WDR जो है मेरे भाई, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 के अनुसार, विश्व विकास रिपोर्ट 2009 के अनुसार वर्ष 2007 में कितना मेरे भाई, वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो था मेरे भाई $950 था, कितना था $950, कितना था मेरे भाई $950 था, कितना डॉलर था $950 था। आगे कह रहा है जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का कितना है मेरे भाई, लगभग 1/48 है, कितना है 1/48। देखिए भारत कितना पीछे है, 1 कितना है बाबू, अमेरिका से भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है मेरे भाई 1/48 पीछे है, बहुत ज्यादा गरीब है भारत अमेरिका की अपेक्षा। इसी प्रकार हम विश्व के कुछ देशों के प्रति व्यक्ति आय को क्या करेंगे, निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं। संख्या 2009 में क्या किया गया था, यह रिपोर्ट 2009 में पेश किया गया था, आपके किताब SCERT के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार हम विश्व के कुछ देशों के प्रति व्यक्ति आय को क्या करने मेरे भाई निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो देखते हैं कि अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $46,040, यानी कि एक साल में अमेरिका का कोई व्यक्ति कितना डॉलर कमाता है मेरे भाई, तो $46,040 कमाता था, कितना $46,040 कमाता था, जबकि इंग्लैंड का $42,740। 2009 रिपोर्ट के अनुसार मेरे भाई, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का 2009 में जो प्रति व्यक्ति आया था $46,040 था, और इंग्लैंड का था मेरे भाई $42,740, और चाइना का था मेरे भाई $2,360, चाइना का $2,360 था, और बांग्लादेश का था मेरे भाई $870, जबकि भारत का कितना था $950, भारत का कितना $950। चलिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना, क्या कह रहा है मेरे भाई, राष्ट्रीय आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में हमको पढ़ना है। कैलकुलेशन कहिए या फिर कहिए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है मेरे भाई, आइए जानने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, क्वेश्चन ने पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, क्वेश्चन ने पूछ दिया कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना मेरे भाई कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। चलिए राष्ट्रीय आय की गणना के कहने का मतलब है, एक बार सुनिए, एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये परिभाषा से आप भली भांति क्या है परिचित हैं।
कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः 3 विधियों से की जाती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है मुख्यतः कितना विधि से किया जाता है मेरे भाई? 3 विधि से किया जाता है। कितना विधि से? 3 विधि से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना कितना विधि से किया जाता है मेरे भाई? 3 विधि से। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन है। पहला है उत्पादन विधि। पहला क्या है मेरे भाई? उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड। क्या है मेरे भाई? प्रोडक्शन मेथड है। आइए उत्पादन विधि कह रहा है कि देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। जी बिल्कुल सही है। देश में एक वर्ष में उत्पादित जो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता है? मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। हमको पढ़ना है उत्पादन विधि। आगे आइए। अब कह रहा है आय विधि। अब क्या कह रहा है मेरे भाई? आय विधि। आय विधि कहना उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त आय जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। यानी कि देखिए, जब किसी देश में मेरे भाई आय विधि यानी कि जब कोई व्यक्ति उत्पादन के सभी साधनों पर क्या करता है? मजदूरी करता है। उत्पादन करके जो आय प्राप्त होता है, क्या करता है? जो आय प्राप्त करता है वही उसका क्या होता है? आय विधि होता है। वही उसका क्या होता है मेरे भाई? आय विधि होता है। क्या होता है? आय विधि होता है। आय विधि निकाल कर क्या कहता है? राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अब कह व्यय विधि। व्यय मतलब होता है खर्च। व्यय मतलब क्या होता है मेरे भाई? खर्च। क्या होता है? खर्च होता है। एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को, एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी कि एक वर्ष में जितना भी बाबू हम उत्पादन किए थे, जिससे हमको पैसा आया था, जितना भी हम खर्च किए, उसी खर्च को अगर हम देखें तो हम क्या करें? कुल खर्च को जोड़ते हैं। तो कुल खर्च जोड़ने के बाद भी क्या निकलता है? राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है मेरे भाई? राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझाते हैं। एक देखिए इस प्रकार होता है। देखिए पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई? पहले हम करेंगे उत्पादन। क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? उत्पादन करेंगे। उत्पादन के बाद क्या करेंगे? व्यय करेंगे। नहीं, उत्पादन के बाद हमारा आय होगा ना भाई। उत्पादन के बाद हमारा क्या होगा? आय होगा। उत्पादन के बाद हमारा क्या होगा मेरे भाई? आय होगा। आज जब आय होगा तब ना व्यय होगा। आय होगा तब ना व्यय होगा। जब आय नहीं होगा तो क्या है? व्यय होगा। पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई? पैसा कमाने के लिए हम उत्पादन करेंगे। उत्पादन जो होगा वस्तु, उसको क्या करेंगे? वस्तु उत्पादन करके बेचेंगे। बेचने के बाद हमें आय प्राप्त होगा। जब आय हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो हम अपने जीव को पार्जन करने के लिए, अपना जीवन यापन अच्छा से करने के लिए हम क्या करेंगे? उस आय इनकम किए गए पैसे को क्या करेंगे? व्यय यानी कि खर्च करेंगे। क्या करेंगे? व्यय यानी कि खर्च करेंगे। इन तीनों को मिला करके जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या करना है मेरे भाई? कठिनाइयां क्या क्या है उसी के बारे में हमें देखना है। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयां होता है, आइए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उसे उस देश की राष्ट्रीय आय का जानना आवश्यक है। यानी कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय का जानना क्या होता है मेरे भाई? जरूरी होता है। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड है। यानी कि राष्ट्रीय आय जो है मेरे भाई, वो देश के आर्थिक विकास का क्या है? सहज मापदंड है, जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। यानी कि जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से, यानी कि कोई भी किसी भी देश के बाबू जी देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है किसी देश के आर्थिक विकास का क्या होता है? सहज एक अच्छा खासा मापदंड होता है। यह जो राष्ट्रीय आय होता है, इस देश में रह रहे बाबू प्रति व्यक्ति आय के योग से, यानी कि जब सभी लोगों को प्रति व्यक्ति आय को जोड़ दिया जाता है तो क्या निकाला जाता है? राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। आगे आइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों को हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय के आधार पर भी विश्व के विभिन्न देशों को हम क्या करते हैं? विकसित की श्रेणी में रखते हैं, विकासशील के श्रेणी में रखते हैं तथा अर्ध विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम रखते हैं। किसके आधार पे? तो राष्ट्रीय आय के आधार पे। किसके आधार पे? राष्ट्रीय आय के आधार पे। उसके बाद कह रहा है कि यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को आंकने का सर्वमान्य माप है। यद्यपि कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है मेरे भाई, यद्यपि कह रहा है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को आंकने का
आंकने का सर्वमान्य क्या है मेरे भाई, माप है, सर्वमान्य का माप है। कह रहा है कि फिर भी हमें व्यवहारिक रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे हम संक्षिप्त में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फिर भी इतना सब होने के बावजूद में हमें बाबू भारत में व्यवहारिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसे हम संक्षिप्त में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पहला कह रहा है कि आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयां, आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयां, आंकड़ों के एकत्र करने में क्या है मेरे भाई, कठिनाइयां हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आंकड़ों के एकत्र करने में क्या क्या कठिनाइयां हो सकते हैं सर। तो कह रहा है आंकड़ों के एकत्र करने में निम्नलिखित कठिनाइयां आती है। एक नंबर कह रहा है सही जानकारी का अभाव। कई लोग अपनी आय और उत्पादन की सही जानकारी नहीं देते हैं। यानी कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आय और उत्पादन क्या क्या कर सकते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं। उत्पादन करते हैं ज्यादा, पैसा कमाते हैं ज्यादा, जबकि टैक्स देने के डर से क्या करते हैं, अपने उत्पादन को कम बता देते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र का अधिक होना, यानी कि छोटे किसान, दुकानदार और मजदूर अपनी आय का पूरा हिसाब नहीं रखते हैं। यानी कि जितने भी हमारे देश में असंगठित क्षेत्र का अधिक होना, यानी कि छोटे किसान है, छोटे छोटे दुकानदार हैं और मजदूर है, अपनी आय का जो बाबू पूरा हिसाब नहीं रख पाते हैं कि हमने एक साल में कितना कमाया, कितना कमाया और कितना नफा हुआ तथा कितना घाटा हुआ, ये सब नहीं दे पाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि देश की बड़ी जनसंख्या, यानी कि अधिक जनसंख्या के कारण सभी लोगों से आंकड़े जुटाना कठिन होता है। देश का जनसंख्या सर्वाधिक होने के कारण सभी लोग का आंकड़े का बाबू आय का जो आंकड़ा जुटाने क्या होता है मेरे भाई, कठिन हो जाता है। समय और धन की कमी, क्या कर रहा है अगला पॉइंट कह रहा है कि समय और धन की कमी, आंकड़े एकत्र करने में अधिक समय और खर्च लगता है। भारत में आंकड़ा को एकत्रित करने में सबसे ज्यादा क्या लगता है, समय लगता है और खर्च भी ज्यादा लगता है। ओकरे बाद कह रहा है दोहरी गणना की संभावना, किसकी संभावना मेरे भाई, दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की संभावना, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यदि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यदि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है, एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है, तो इसे दोहरी गणना, डबल काउंटिंग की संभावना कहते हैं। इसे राष्ट्रीय आय वास्तविक से अधिक दिखाई देता है। यानी कि देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बाबू, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक ही वस्तु को क्या किया जाता है, बार बार जोड़ दिया जाता है। जितनी बार मैं चाहता है परिवर्तित रूप में करके जितने बार मैं चाहता है उसके क्या करते हैं, एक बार नहीं बल्कि जितना बार वो परिवर्तित हुआ, फलाना से उसके हाथ से उसके हाथ से गया है, अब इसी व्यक्ति उसी आय को क्या करते हैं, बार बार जोड़ देते हैं। यही दोहरी गणना कहलाता है। क्या कहलाता है, आगे देखिए उदाहरण के तौर पर, यदि किसान ने गेहूं 1000 में बेचा है, यदि कोई किसान है सर 1000 में बेचा है, तो मिल ने उसी गेहूं से आटा बनाकर, जो मिल है मेरे भाई उसी गेहूं से आटा बनाकर कितना बेचा, 1500 में। कितना बेचा बाबू, 1500 में बेचा। और दुकानदार ने आटा को 2000 में बेचा। दुकानदार क्या करता है, आटा को 2000 में बेचता है। यदि 1000 प्लस 1500 आप प्लस 2000 करे तो कितना हो गया, 4500 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 4500 हो गया। और 4500 जोड़ दिए जाए तो यह दोहरी गणना होगी, क्योंकि गेहूं का मूल्य बार बार जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या किया, एकदम सटीक से समझाए हैं, एकदम क्या किया, एकदम सटीक से समझाए हैं। देखिए आटा खरीदे थे 1000 के, गेहूं खरीदे थे 1000 से 1000 के, और गेहूं को आटा बना करके बेचे 1500 में। दुकानदार ले गया हमसे, वो बेच दिया कितना मेरे भाई, वो कितना में बेचा, वो बेचा लिया करके 2000 में। कितना बेचा, 2000 में बेचा। तो देखिए 1000 प्लस 1500 कितना हुआ, 2500। और 2000 में दुकानदार बेचा है तो 2500 प्लस 2000 कितना हुआ, 4500। यही क्या है मेरे भाई, दोहरी गणना की संभावना। यही क्या है, दोहरी गणना की संभावना है। आगे देखिए मूल्य मापने में कठिनाई, अगला कह रहा है मूल्य मापने में कठिनाई। आइए मूल्य मापने में क्या कठिनाई होता है। राष्ट्रीय आय की गणना में सभी वस्तुओं और सेवाओं का सही मूल्य निर्धारित करना कठिन होता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मेरे भाई सभी वस्तुओं को मूल्य और सेवाओं का सही मूल्य निर्धारित करना क्या होता है, कठिनाई होता है। कौन मूल्य 70 रुपया है, कहीं 100 रुपया है, कहीं वही वस्तु 120 रुपया है, तो कहीं वही वस्तु घर से 30 रुपया किलो है। जिसमें क्या है, मूल्य मापने में क्या है, कठिनाई हो रही है।
वस्तुओं की कीमतें समय समय पर बदलती रहती है, यानी कि वस्तुओं की जो कीमतें मेरे भाई समय समय पर क्या रहती है, बदलती रहती है। महंगाई या कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। महंगाई या कीमतों में क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है, इसलिए उसका वास्तविक मूल्य मापना बाबू आसान नहीं होता है। अब इसमें मुख्य कठिनाई देखिए क्या होता है। इसमें मुख्य कठिनाई होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बदलती रहती है, यानी कि वस्तु और सेवाएं उसकी कीमतें क्या होती है, बदलती है। आज जो वस्तु 10 रुपया किलो है, कल वही वस्तु 20 रुपया हो जाएगा, फिर एक दिन वही वस्तु कितना हो जाएगा, 40 रुपया। समय आएगा तो वही कितना हो जाएगा, 100 रुपया। एक दिन समय आएगा कि वही फिर से कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो देखिए वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। कई सेवाओं का बाजार मूल्य निर्धारित नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, कई सेवाओं का जो बाजार मूल्य निर्धारित होता है। जैसे गृहिणी द्वारा किए गए घरेलू कार्य, यानी कि कोई बाबू गृहिणी है जो आपके घर में आकर के झाड़ू पोछा लगाती है, तो उसका रेट फिक्स नहीं है। किसी घर में उसको 2000 मिलता है, किसी घर में 10,000 मिलता है, तो वही किसी घर में 5,000 रुपया मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल सही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं का क्या मूल्य है, अलग अलग हो जाता है। चलिए यहाँ से सेशन समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा सेशन को लाइक कीजिएगा। वीडियो चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क्या कीजिए, अपने शेयर फ्रेंडशिप में क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में अगले लेक्चर को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।